प्यारे बच्चों, ये है एनुअल एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 9th हिंदी पेपर का सॉल्यूशन है। मॉर्निंग शिफ्ट का है। अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट से हैं तो इस वीडियो से अपने आंसर मैच कर लीजिए। अगर आप इवनिंग शिफ्ट से हैं तो पेपर को समझ लीजिए, आपके पास भी कुछ इसी तरीके का पेपर आने वाला है। और अगर आप इसे नेक्स्ट ईयर देख रहे हैं तो एक सैम्पल पेपर के रूप में इसे समझ लीजिए, ताकि पेपर का पैटर्न आपको समझ में आए। पेपर 80 नंबर का होगा आपका, और क ख 2 खंड से हैं। यहाँ पर कुछ MCQ हैं, कुछ रिटर्न फॉर्मेट में प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके पास होता है गद्यांश, और यहाँ पर एक पैसेज आपके लिए, थोड़ा सा मैं इसे साइड कर लेता हूँ। और यहाँ पर एक पैसेज आपको पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद, ये पैसेज आपने पढ़ लिया होगा, MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर रंगोली से रिलेटेड एक पैसेज है, और इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पर मैं पहला प्रश्न आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले आपको वीडियो लाइक ज़रूर करनी है, शेयरिंग कर दीजिए अपने दोस्तों को। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से लगातार नई नई एजुकेशनल अपडेट मिलती रहती है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर सीधा आंसर टिक कर दिया है आपके लिए, ताकि आपका टाइम बचे। और पहला प्रश्न था, रंगोली की पवित्रता के पीछे मुख्य कारण क्या है। तो क्या है, यहाँ पर 4 कथन दे रखे थे। चारों में से आपको ग सही है, यानी कि पहला और तीसरा सही है। पहला बोले तो लोगों की आस्था विश्वास, ये भी सही है। और भारतीय सांस्कृतिक विरासत, ये दोनों सही है। तो पहला और तीसरा यानी कि ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, रंगोलियाँ आमतौर पर कहाँ बनाई जाती है, तो घर के प्रवेश द्वार पर यानी कि दहलीज पे बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर का। तीसरा है, रंगोली को मुख्यतः किस रचनात्मक खूबी के कारण जाना जाता है, तो ये मापक धागे कूंची के बिना खुले हाथ से बनाया जाता है। इसे रंगोली बनाते हैं, स्कूल में भी आप बनाते होंगे, आपने ज़रूर बनाया होगा, कई बार फंक्शन वगैरह आते हैं। और अगला सवाल है, रंगोली के विभिन्न रूपों एवं विविधताओं से क्या अभिप्राय है, तो अलग अलग राज्यों के भिन्न भिन्न स्वरूप, हर राज्य में अलग अलग इसका स्ट्रक्चर होता है। और 5वां प्रश्न यहाँ पर कथन और कारण था, तो अपने ए जो है वो कथन है, रंगोली का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, और इसका जो कारण है वो है सिंधु घाटी भारत की प्राचीन सभ्यता है। तो इसके पढ़ने के बाद आपको इसका ग आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और ये आंसर के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, इनमें कोई भी चेंजेज नहीं है, यानी कि जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर आपको 2 कविताएँ दे रखी थी, दोनों में से आपको कोई एक ही करना है, दोनों बिल्कुल ना करें। अगर आप इवनिंग शिफ्ट से हैं और अगर नेक्स्ट ईयर इसे देख रहे हैं तो दोनों में से एक ही करना है। पहला अपने छुटपन यानी कि बचपन की बात लेखक कविता के माध्यम से शेयर करता है, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं आपको सीधा पेपर पढ़ने से ज़्यादा मैं सीधा आंसर आपको बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है, इस कविता में केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़ करके सबसे सही विकल्प, तो किस बात पर फोकस किया गया है इसमें, तो यहाँ पर आपको कथन दे रखे हैं 5। तो बिल्कुल क्या है आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि कवि ने बचपन में पैसों से भरे हुए पेड़ों की कल्पना की है, यानी कि पेड़ लगाऊंगा उसमें पैसे होंगे, है ना, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। दूसरा, कवि के अनुसार एक भी अंकुर कहाँ नहीं फूटा, बंजर धरती पर, ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तीसरे, कविता में कवि के बचपन में हताश होने का मुख्य कारण था अबोध मन का कारण, यानी कि घ। और चौथा है, पलक पावड़ी बिछाकर कवि किस कार्य को करने की आशा कर रहा था, तो ये पैसों के पौधे उगने, एक तक देखता है कि भाई कब उगेंगे पैसे, है ना। और चौथा है, कवि को लगा उसके सपने धूल हो गए। यहाँ पर जो है क्या मतलब है इसका, तो इसका आंसर पहला है, यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट है, जब मिट्टी से पैसों का पेड़ नहीं उगा, है ना। अब या तो आप ऊपर वाली कविता कर लें या नीचे वाली कर लें। नीचे वाली कविता यहाँ पर नहीं लिया हथियार हाथ में, नहीं किया कोई प्रतिकार, है ना, अत्याचार वगैरह मारपीट से बचने के लिए सत्याग्रह आंदोलन की बात कर रहे हैं। पहला सवाल है, कविता में लोगों द्वारा प्रार्थना करने का मुख्य कारण क्या बताया गया है, तो यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर घ ऑप्शन सही है, यानी कि दूसरा भी है, तीसरा भी है और चौथा भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बार दूसरा तीसरा देख लेते हैं। अत्याचार होने के विषय में, हथियार नहीं उठाने के विषय में और प्रतिकार न करने के विषय में, तो ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। उसके बाद देखो, आज़ादी के लिए सत्याग्रह का आंदोलन किस तरह किया गया, तो भूखे रह करके किया गया, ऑप्शन नंबर खा।
और कविता में राष्ट्रीय एकता का क्या आधार बताया है, तो इसका पहला ही है एक साथ सूखी रोटी खाना। ठीक है, तो ये एक तरह से राष्ट्रीय एकता है। कविता में अपनेपन से कवि का क्या मतलब है, अपनेपन का मतलब होता है आपसी भाईचारे की भावना, तो एक अपनापन सा हो जाता है। और अगला कारण और कथन और कारण है, तो कथन और कारण पांचवें का ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर में आपको ध्यान रखना होता है प्रत्येक में 5-5 प्रश्न दे रखे हैं, आपको 4-4 ही करने, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप में से आपने 5 में से 5 कर रखे हैं या 4 किए थे। ठीक है, अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट से हैं तो। पहला प्रश्न है पराधीन उपसर्ग और प्रत्यय पर है। पराधीन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द क्या है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ। पराधीन में उपसर्ग और मूल शब्द है आपका ग, पर जमा अधीन। दूसरा है दुष्कर्म शब्द में उपसर्ग क्या है, तो दुष्कर्म में यहाँ पे आपको ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दुष। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आप कर रहे होंगे लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं है, ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है सम्मानित में प्रत्यय क्या है, तो सम्मान जमा इत, तो क्या है इसमें इत प्रत्यय है छोटी। और अगला है यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इसको आपको करना है। क्या है अत्याचारी शब्द में उपसर्ग क्या है, मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है, तो अत्याचार अति आचार जमा ई, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा पहला वाला। ठीक है, और एक पहला वाला है ना, यहाँ पे देखो केवल का वाला बिल्कुल सही है, तो ये वाला आंसर आपका सही है। उसके बाद देखेंगे तो ये भी सेम है आपके लिए, कॉलम आपको बना रखिए, मिलाना है आपको। और किस तरह से मिलाएंगे, जैसे सजावट, देखो जो सजावट है उसमें सजाना मूल शब्द है और आवट प्रत्यय है, तो इसमें क्या है प्रत्यय होगा, यानी कि पहले का दूसरा। प्रचलित, तो इसमें चलना मूल शब्द है, प्र उपसर्ग है और इत प्रत्यय है, तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। और अतिथि में उससे उपसर्ग है, तो क्या लिखेंगे आंसर, पहले का 2 दूसरे का 3, पहले का 2 दूसरे का 3 और तीसरे का 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको समास वाले प्रश्न आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको पूरे दिखें। और कितने कितने आपके आंसर आ रहे हैं, टोटलिंग आप मार्क्स करते रहिए ताकि आप कमेंट कर पाओ कि आपके कितने आंसर बने हैं, मार्क्स बने हैं। पहला है आपको सुमेलित करना, सेम जो है यहाँ पे हम देखेंगे तो मुरलीधर, तो मुरलीधर कौन है, कृष्ण को कहते हैं, तो मुरली है अधर में जिसकी अर्थात यस कृष्ण, तो ये बहुब्री है। तिमंजिला, ति यानी कि संख्या है पहला, तो 3 मंजिलों का समाहार, समूह ये तिमंजिला हो गया, तो संख्या यहाँ पर जिसमें पहले संख्या होगी वो द्विगु समास होगा। और अच्छा और बुरा, जिसमें और होता है वो द्वंद्व होता है ना, इसका मतलब पहले का दूसरा तीसरे, दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा दूसरे का तीसरा, किस ऑप्शन में है, यस पहले का दूसरा दूसरे का तीसरा तीसरे का पहला, तो घ ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो भी कर लीजिए। पंचतंत्र शब्द में प्रयुक्त समास क्या है, पंच पंचानाम तंत्राणाम समाहारः, तो समाहार किस में होता है, संख्या पूर्वो द्विगु, है ना, 5 संख्या है और द्विगु समास में संख्या होती है। और जितने बच्चों ने हमसे कड़ा मुझसे समास को समझा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि भाई आपने हमारी वीडियो से या मुझसे क्लास में सीखा है, तो समास आपको अच्छे से समझ में आया। भाई बहन शब्द में सामासिक विग्रह और समास का नाम बताना है, तो भाई और डैश बहन जब इस तरह से होता है आपको, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा दोनों बराबर है, भाई और बहन, ये द्वंद्व समास है जहाँ पर और लग जाता है। और सत्याग्रह शब्द का सामासिक विग्रह क्या है, सत्य के लिए आग्रह, यानी कि ख ऑप्शन करेक्ट है। छात्रावास शब्द में विग्रह करेंगे और समास का नाम लिखेंगे, तो छात्रों के लिए आवास, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिला होगा, यानी कि छात्रों के लिए आवास पहला वाला भी सही है और छात्रों के लिए आवास तत्पुरुष दोनों सेम ही है, क और ग, तो
आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने का लिखा है या ग लिखा है, क्योंकि आंसर तो एक ही लिखना होगा आपको, लेकिन का को भी सही आंसर मिलेगा और ग को भी पूरा मार्क्स मिलेगा। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपने क वाला लिखा है या ग वाला लिखा है। ओके, अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तुम आज घर जाओ, तो ये क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तुम घर जाओ, तो यहाँ पर आज्ञावाचक हो गया। उसके बाद है संसार में सभी का कल्याण हो जाए, तो ये कामना की जा रही है, और जहाँ पर कामना हो, इच्छा हो, वहाँ पर इच्छावाचक जो है वो शब्द अर्थ भेद होता है वाक्य। उसके बाद महादेवी वर्मा की साथिन कौन थी, तो ये वाक्य भेद क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो क्या पूछा, कौन थी, तो पूछ रहे हैं, पूछने में किस में होता है, प्रश्नवाचक में, ठीक है। और अगला है वह मेरी पढ़ाई में मदद नहीं करती, वह मेरी पढ़ाई में मदद नहीं करती। तो यहाँ पर ना का पता चल रहा है, लेकिन इसे विधान में बदलना है, ध्यान रखें, इसे बदलना है पॉजिटिव सेंटेंस में। तो वह मेरी पढ़ाई में मदद नहीं करती, वह मेरी पढ़ाई में मदद करती है। तो सिंपल सा आपका कौन सा हो गया, वह मेरी पढ़ाई में मदद करती है, यानी कि ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ में आप मुझसे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी और व्हाट्सएप की आईडी, व्हाट्सएप का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के। अगला है वाक्य में संदेहवाचक उदाहरण आपको ढूंढना है। संदेह यानी कि जहाँ पर डाउट हो, शक हो, जहाँ पर आप श्योर ना हो, तो यहाँ पर संभावना जताई जाती है। और इस तरह से शायद वगैरह, जैसे यहाँ पे लिखा शायद यह काम हो जाए, तो संदेह हो रहा है, शक सा हो रहा, कंफर्म नहीं है, तो आपका घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखो अलंकार वाले आ गए। पाँचों में से 4 आपको अलंकार करने हैं। पहला है कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, तो यही आपकी रसखान के सवैये से पूछा गया है। और यहाँ पर क 3-4 बार का शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, अनुप्रास, जहाँ पर एक ही अक्षर बार बार आए, अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा है लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तो चांदी की सी, जहाँ पर सी का प्रयोग है, सा सी से सम समान, वो आपका क्यों हो जाता है, उपमा अलंकार, ठीक है। तो ये ख उपमा अलंकार हो गया। उसके बाद देखो इसमें उपमा अलंकार को पहचानना है। ऊपर मैंने कहा सा सी से सम समान, जहाँ पे होगा वो उपमा अलंकार हो गया। और यहाँ पर सा सी आ गया, रोमांचित सी, तो सिंपल सी बात है, पहला वाला आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद देखो चौथा है चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है, तो चरण रूपी कमल, कमल रूपी चरण, मतलब इतने मुलायम है कि ये पैर कमल नहीं बल्कि पैर हैं, पैर नहीं बल्कि कमल है। तो इस तरह से जहाँ पर आरोप किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर चरण में कमल का आरोप किया गया है। और अगला है एक धोती बार बार धोती। एक धोती यानी कि जो पहनने वाली है, और दूसरी बार धोती क्या, धोना। जहाँ पर एक ही शब्द एक से ज़्यादा बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यस, वहाँ पे होता है यमक, कनक कनक ते शौगुनी वाला। अब यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से प्रश्न आ गए। बाबा कहते थे हम इसको विदुषी बनाएंगे, मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा था। तो ये आपके क्षितिज से लिया गया है, शायद मेरे कौन सा ये महादेवी वर्मा कुछ ऐसा है। और यहाँ पर इसको एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा पंचतंत्र से आप क्या समझते हैं, तो पंचतंत्र क्या है, नीति विषयक कथाओं पर आधारित पुस्तक है, जहाँ पर कि अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। उसके बाद महादेवी वर्मा के बचपन में चारपाई के नीचे क्यों छिप जाती थी महादेवी वर्मा, तो अगर आपने पढ़ लिया होगा या क्लास में पढ़ा होगा, तो वो मौलवी साहब को देख कर डर जाती थी, शायद उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी देख कर डर जाती होगी, तो इसलिए उसे कभी भी मतलब उर्दू समझ नहीं आया, क्योंकि उर्दू के मौलवी साहब को देखते ही छुप जाती थी। अगला सवाल है पूजा पाठ के समय बचपन में लेखिका महादेवी वर्मा क्या करती थी, तो क्या करती थी, माँ के साथ बैठ कर के वो क्या करती थी, संस्कृत सुनती थी। ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद महादेवी वर्मा का मिशन स्कूल में मन क्यों नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ का जो माहौल था वो क्या है, अलग था, तो वहाँ का वातावरण का अलग होना, इसलिए उसका मन नहीं लगा।
महादेवी वर्मा ने उपयुक्त गद्यांश में अपनी माँ की क्या विशेषता बताई, माँ कैसी थी, माँ के अंदर क्या क्वालिटी थी। तो समझ आ रहा होगा आपको, माँ के पास क्या क्वालिटी थी, क्वालिटी वो गीता में विशेष रुचि रखती थी, तो गीता पढ़ती थी। और इसी का असर लेखिका पर भी होता है, लेखिका भी गीता और संस्कृत पढ़ने समझने लगी। उसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। और प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में टीले शब्द का प्रयोग, टीला का मतलब होता है मुसीबतें, बाधाएं, समस्याएं, परेशानी, तो टीले हैं बड़ी बड़ी समस्याएं। लेखिका महादेवी वर्मा की माताजी सवेरे के समय किसके पद गाती थी, तो लेखिका की जो माँ है वो सवेरे सवेरे मीरा के पद गाती थी। ठीक है, अगला आपके पास यहाँ पर एक कविता है जो पठित है, आपके सिलेबस से है, रोमांचित सी वसुधा। और यहाँ पर अगर आप इस कविता के आंसर देखोगे तो प्रस्तुत कविता में कवि को पृथ्वी कैसे दिखाई देती है, तो इसका आंसर पृथ्वी कैसे दिखाई देती है, रोमांचित सी वसुधा। ठीक है, अगला है खेतों में खड़ी फसल में कवि क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो लेखक को परिवर्तन दिखाई देता है कि जो फसल है वो तैयार हो गई है, यानी कि पक्का तैयार हो गई। ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अगला सवाल है कवि को तेल से युक्त भीनी खुशबू किस फसल से आ रही थी, तो तेल की खुशबू किससे आती है भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पर लॉजिक वाली भी बात है। सरसों का तेल सुना होगा आपने, तो सरसों की फसल से तेल की खुशबू आ रही है। कविता में किंकणियों से क्या अभिप्राय है, तो किंकणियाँ किसको कहते हैं, करधनी। ये तो वर्ड मीनिंग भी आपने देखा होगा, फसल में फसल पक कर करधनी के समान बजने लगी, तो किंकणी किसे कहते हैं, करधनी। उसके बाद देखो अगला सवाल है हरियाली धरती से झांककर प्रकृति की सुंदरता देखने का कौन प्रयास कर रहा है, तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन में सही आंसर कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हरियाली कौन झांक रही है, तो मैं आपको यहाँ पर आंसर दिखा देता हूँ। यहाँ पर होना चाहिए था नीलम की कली या तीसी नीली, इन दोनों में से होना चाहिए, लेकिन दोनों ही नहीं है, तो इस कंडीशन में आपका कौन सा होगा, सरसों की पीली, तो सरसों पीली सरसों आप इसका आंसर होगा। देखते हैं यहाँ पे देखो सरसों की कली, ख ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखो पद्य के आधार पे यहाँ पर कुछ प्रश्न, दो विकल्पीय प्रश्न हैं। कवि कैदी और कोकिला कविता में कोयल की अर्धरात्रि चीखने का कारण क्या है, तो कोयल ने उस समय जो है वो क्या देख ली थी, दावा नल की ज्वालाएं, यानी कि जंगल की आग देख ली और इसलिए वो अर्धरात्रि में चीखने लगी। ग्रामश्री कविता में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया, तो बहुत ही प्यारा है यार ग्रामश्री, तो है ना, गांव उत्तराखंड पहाड़ों की बात की है, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, हरियाली, फूल फल सब आ गए, तो कब आते हैं वो, बसंत ऋतु में, यानी कि ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन थे, आपने 3 प्रश्नों को 2-2 नंबर के थे, और कम से कम एक प्रश्न को 2 से 3 से करीब लाइन में आपको लिखना था। लेखिका महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन पाठ में छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है, वह आपके विद्यालय के परिवार बहुभाषी परिवेश से किस प्रकार भिन्न है, तो लेखिका ने देखा कि भाई उस समय उर्दू भी बोलते थे वहाँ पर छात्रावास में, हिंदी भी बोलते थे, सारी भाषाएं मिक्सअप करके बोलते थे, आपस में सारा प्यार प्रेम था। तो आपके स्कूल में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और वो कैसा माहौल है, आपको लिखना है भाई। हाँ, हमारे स्कूल में भी कुछ लड़कियां हिंदी बोलती हैं, कुछ अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ अपनी गांव की भाषा बोलते हैं, तो सारे प्यार प्रेम मिलजुल करके रहते हैं। जो आपके स्कूल का माहौल है वो आपको यहाँ पर लिखना था। दूसरा है किस घटना ने सालिम अली के जीवन को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया, तो आपको पता ही है बचपन में जब वो एक एयरगन से उनके गौरैया जो चिड़िया है उसको लग गई और वो उसकी सेवा करने लगे, और इसी घटना ने उन्हें क्या बना दिया, पक्षी प्रेमी बना दिया। उन्हें सोचा कि भाई मैं आज के बाद कभी किसी पक्षी को नहीं मारूंगा। 4 प्रश्न है, चारों में से 3 करने हैं। अगला है मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताइए कि महादेवी वर्मा अपनी जेब खर्च में से 2-2 आने देश के लिए बचाती थी, क्यों बचाती थी, तो क्यों बचाती थी देश के लिए, भाई देश सेवा में काम आए। हर एक देश प्रेमी या हर एक नागरिक को चाहिए
कि उसका कोई योगदान रहे देश की सेवा में, राष्ट्र हित में। तो लेखिका भी 2-2 रुपये बचाती थी। अब यहाँ पर लिखा कि आप अपनी जेब खर्च के बचत के कारण बताओ। आप भी 2-2, 4-4, 5-5 रुपये बचाते होंगे। लेखिका बचाती थी देश के लिए, वो महात्मा गांधी जी को दे देती थी। आप क्यों बचाते हैं 2-2, 4-4 रुपये? हो सकता है आप अपनी पर्सनल ज़रूरतें पूरी करते हों, अपने लिए कपड़े वगैरह ख़रीदते हों, या अपने लिए मेकअप का सामान खरीदते हों, या अपनी मम्मी पापा की सेवा के लिए कुछ उनके लिए गिफ्ट वगैरह लेने के लिए, या फ्रेंड सर्कल में आप बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हो। तो आप 2-2 रुपये क्यों बचाते हो, उसका रीज़न लिखना था और अपने अकॉर्डिंग आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 2 बैलों की कथा पाठ के आधार पर बताइए कि कांजी हाउस में बैलों की हाजिरी क्यों ली जाती थी। सिंपल सी बात है, क्यों ली जाती थी? क्योंकि बैलों की काउंटिंग हो सके, कितने बैल नए आए हैं, कितने पुराने हैं, कितने मर गए हैं, कितने ज़िंदा हैं, सारा एक हिसाब रखा जाए। आपके विद्यालय में हाजिरी लेने का क्या कारण है? तो स्कूलों में भी इसीलिए ली जाती है कि वह बच्चों की पता लगे कितने बच्चे सुबह आए थे, कितने चले गए हैं, कौन कहाँ घूम रहा है ना। बहुत सारे बच्चे जो बाहर घूम रहे होते हैं स्कूल के नाम से। आपने भी बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जो स्कूल में ना जा कर के इधर उधर घूमने लग जाते हैं। तो ऐसे बच्चों की काउंटिंग हो, कितने बच्चे बाहर घूम रहे हैं, कितने अंदर हैं, ताकि एक मतलब सिस्टम बन सके। तो आपके स्कूल में भी क्या बच्चे भागते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और भागने के बाद कहाँ जाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है पद्य पाठों के आधार पे। तो जो पद्यांश है, कविताएं हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस हैं। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया? रसखान के सवेरे से आपको बताना है कि जो सखी है वो गोपी से कहती है कि मैं पीले कपड़े पहनूंगी, मैं गुंज की माला पहनूंगी, मैं ओढ़ी पीताम्बरी, और मैं लाठी हाथ में रखूंगी, मैं गाय वगैरह चराऊंगी, लेकिन सारे काम करूंगी, बट मैं मुरली होठों से नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि गोपियाँ कृष्ण को चूमना चाहती थी, किस करना चाहती थी, लेकिन हमेशा उसके होठों पे क्या रहता था? मुरली, बांसुरी रहती थी, जिसके कारण गोपियाँ कृष्ण को किस नहीं कर पाती थी। तो जलन होती थी उन्हें मुरली से, है ना, कि क्यों कृष्ण हमेशा मुरली को ही अपने होठों से लगाए रखता है। तो इसी बात को लेकर के वो चिढ़ती थी, सारे काम करना लेकिन बांसुरी होठों से नहीं लगाएंगे। कैदी और कोकिला पाठ के आधार पर बताइए कि अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से क्यों की गई? तम का प्रभाव मतलब अंग्रेजों का, मतलब अंधकार। तो अंग्रेजी शासन क्या होता है भाई? अंधकार। अंग्रेज लोग मारते हैं, पीटते हैं, रोने नहीं देते, खाने भी नहीं देते, जीने भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते। तो इतना प्रताड़ित करते हैं अंग्रेज लोग। तो किस तरह से जैसे अंधेरा सा छा जाता है, इसी तरह से यहाँ पर तम के प्रभाव से की गई। क्योंकि अंग्रेजी शासन इस तरह से था, ऐसा लगता था जैसे कुछ भी नहीं बचा है, सारा अंधेरा हो गया हो। ग्रामश्री कविता में किस मौसम की सौंदर्य का वर्णन किया? आहा, मज़ा आ गया। ग्रामश्री में बसंत ऋतु का वर्णन किया है, उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल का वर्णन किया है, हरियाली है, हर जगह फूल खिल गए हैं, नए नए कोपल आ गए हैं पेड़ों में, है ना। तो इस तरह से आप उसमें अपना आंसर बना के लिख सकते हैं। बादल रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन आए, मैं क्या आधार पे बताइए। तो भाई बादल रूपी मेहमान जब आया तो क्या हो गया? जो छोटी छोटी बालिका हैं वो घाघरा उठाए गा रही हैं। वातावरण क्या क्या, सब लोगों ने अपने दरवाजे खोल लिए हैं, लोग मेहमानों के आने के लिए जमाई आए हैं। सब औरतें जो वो घूंघट करने के लिए देखने लग जाती है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ताल पानी बारात भर के लाते जमाई के पैर धोने के लिए। और जो सालियाँ वगैरह हैं वो आगे आगे भागती हैं कि भैया जीजू आ गए, जीजू आ गए, है ना। और जो नायिका है, जो हीरोइन है, वो छुपके से दरवाजे के पीछे से देखती है। तो आराम से आप इसका वर्णन कर सकते थे। अब यहाँ पे कृतिका से आपके पास 3 प्रश्न थे, 2 ही करने थे आपको। अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। बिजनेस, ओ अच्छा, रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पे बताइए कि क्या सचमुच शादी व्यापार बिजनेस बनता जा रहा है, और इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे। आज आप देखते होंगे कि शादी बिजनेस बन गया। अगर लड़की की शादी करनी हो तो कितना देना होगा, ये टेंशन हो जाती है लड़की के पापा को।
लड़का है तो वो कितना मिलेगा, है ना, चाहे उसके अंदर कोई क्वालिटी है नहीं है, लड़की चाहे कैसी भी है, लेकिन कितना मिलेगा, कितना देना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें लेन देन सा हो गया, व्यापार हो गया है। इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि ये पेपर गर्ल्स का था, तो आप एक लड़की हैं, आप क्या करोगे। देखिए सिंपल सी बात है, आप पढ़े लिखे होंगे, है ना, तो सबसे पहले आपको अपनी पढ़ने लिखने के बाद अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, है ना। तो आप जो है जिस भी लड़के से शादी करेंगे उससे पहले ही बात कर सकते हैं कि भैया देखो सिंपल सी बात है, आपको देने के लिए हमारे घर में कुछ भी नहीं है एक लड़की के अलावा, अगर आपको एग्री है तो आप शादी कर लीजिए, अदरवाइज आप जा सकते हैं। तो इस तरह से लड़की पहले ही शर्त रख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करोगे, इस तरह से व्यापार को रोकने के लिए एक प्यारा सा सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, ताकि नेक्स्ट ईयर हम अपने आंसर में ज़रूर इंक्लूड करें। मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोलूंगी। मेरे संग के औरतें पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका ने बच्चों के शिक्षा के लिए यह कदम क्यों उठाया और इसके परिणाम क्या निकले। आप लेखिका के स्थान पर होते तो क्या करते। तो काफ़ी सारे छोटे छोटे सवाल पूछे हैं, सबको आपको मिलाना है। पहला ये सवाल है कि लेखिका जब वहाँ गई थी, कर्नाटक गई थी, तो वहाँ पर देखो केरल, तो वो कोई स्कूल नहीं था, वहाँ पर अपने बच्चों को भी पढ़ाना था, कैसे पढ़ाएंगी। तो काफ़ी कुछ प्रयास किया, स्कूल नहीं मिला, इसलिए लेखिका ने सोचा कि मैं हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी मैं खुद पढ़ाऊँगी, और इससे क्या होगा, ताकि मेरे बच्चे पढ़ें, आसपास का सराउंडिंग भी पढ़े, और बहुत सारे लोग भी पढ़ाने के लिए लेखिका के पास देने अपने बच्चे भेजने लगे। और इससे क्या परिणाम निकला कि लेखिका के खुद के बच्चे तो पढ़े, आसपास के भी बच्चे लेखिका से पढ़ने लगे और अपना भविष्य बनाने लगे। आप लेखिका के स्थान पे होते तो क्या करते, तो आप भी कुछ ऐसा ही करते। ये लिखो भाई, मैं भी स्कूल खोलती, मैं भी कुछ नया काम करती, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, तो हम चाहेंगे कि बाकी दूसरा भी कोई गंवार अनपढ़ ना रहे, इस तरह से। तुम्हें कहते हैं अपनी ज़बान पर काबू नहीं, कल ही बता दिया था कि उन लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। ये जब रीढ़ की हड्डी में मेहमान आ रहे होते शंकर और गोपाल प्रसाद, उससे पहले जो है वो आपस में बातचीत कर रहे उमा के माता पिता, भाई आराम से उनसे बात करना, है ना। तो कोई भी संबंध हो वह विश्वास पर आधारित होता है ना। कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो माता पिता के साथ रिलेशन हो, चाहे भाई बहन का रिलेशन हो, चाहे बाप बेटी का हो या बेटे का हो, चाहे टीचर के साथ हो, चाहे पड़ोसी के साथ हो, एक विश्वास पर टिकता है। आपको विश्वास तो करना पड़ेगा अपने टीचर से, अपने मम्मी पापा भाई बहनों से। राम स्वरूप ने अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए झूठ बोला, है ना, झूठ का सहारा लिया। भाई बेटी बीए पढ़ी थी, लेकिन बोल रही कि वो 10वीं तक पढ़ी है, तो झूठ बोल रहे ना। ऐसा करना उचित था? बिल्कुल नहीं था। पहली बात तो ये कि ऐसा उचित नहीं था। आज वो झूठ बोल के ही मान लो बेटी की शादी हो गई, कल को अगर सच पता लग जाए तो क्या होगा, फिर और प्रताड़ित होगी। क्या लड़की झूठ बोल करके जीवन व्यतीत कर सकती है? देखिए छोटे मोटे झूठ हम बोल देते हैं जिसका हमारा लंबा रिश्ता ना हो, लेकिन क्योंकि शादी हो रही है तो लंबा रिश्ता है, तो यहाँ पर झूठ नहीं बोलना चाहिए था। बाकी आपको क्या लगता है, अपने ओपिनियन भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। 3 यहाँ पर आपको अनुच्छेद में से एक ही अनुच्छेद लिखना है। पहला है पेड़ पौधे और हमारा जीवन। यहाँ पर आपको जो अनुच्छेद लिखना था वो लगभग पौना पेज, आधा और पौना पेज के करीब आपको अनुच्छेद लिखना है, ताकि आपको पूरे 6 नंबर का है तो 6 नंबर मिल जाएंगे। पेड़ पौधे और हमारा जीवन पहला टॉपिक है, और यहाँ पर कुछ आपको हिंट्स दिए होते हैं, ये सारे हिंट्स हैं, है ना। ये इन टॉपिक्स को मिलाकर के आपको इस टॉपिक पर लिखना है, और आधा पौना पेज के करीब आप लिख सकते हैं। अच्छा टॉपिक है। प्लास्टिक की दुनिया भी अच्छा टॉपिक है। भाई क्या प्लास्टिक का नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, है ना, किस तरह से प्लास्टिक को यूज़ करना चाहिए, और इस तरह से विद्यार्थी और इंटरनेट। आज स्टूडेंट्स बिना इंटरनेट के रह ही नहीं सकता। स्टूडेंट या कोई भी, बल्कि हम भी नहीं रह सकते बिना इंटरनेट के। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, यूट्यूब वगैरह सब कुछ हमें चलाना है, तो बिना इंटरनेट के रह ही नहीं सकते, है ना।
साथ में इंटरनेट के कुछ नुकसान भी हैं, बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि इंटरनेट के नुकसान क्या है। तो नुकसान आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तीनों में से आपको एक करना था, 3 अनुच्छेद थे। उसकी वजह पर कुछ पत्र आपके, भैया आप नीरज और नीरजा हैं, आपके विद्यालय आने में प्रतिदिन यातायात यानी कि ट्रैफिक अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। आप स्कूल आते जाते आपको प्रॉब्लम होती है, गाड़ी नहीं है, ऑटो नहीं मिलते हैं। यातायात पुलिस के अधिकारी को समस्याएं बताते हुए बताइए कि भाई आप अपने स्कूल तक जाते हैं, बहुत दूर पड़ता है, आने जाने के लिए कोई कन्वेंस नहीं है, गाड़ी नहीं है सरकारी गाड़ी, तो कृपया इस रूट पर कोई गाड़ी या ऑटो लगवाई जाए जो कि सरकारी हो। या आप दूसरा लिख सकते हैं, आप जगत या जागृति हैं, ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान आपको पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भाई ऑनलाइन क्लास हुई थी पीछे, आपको ऑनलाइन क्लासों में प्रॉब्लम आई थी, आपके बड़े भाई ने आपकी पढ़ाई में बहुत सहायता की, तो बड़े भाई को धन्यवाद देना आपको कि भाई बड़े भाई ने जो पढ़ाई का जो दौर था वो कंटिन्यू रखा, आपको फ़ोन दिया, इंटरनेट दिया, सपोर्ट किया, तो आप भाई को थैंक यू बोलोगे। तो ये अनौपचारिक पत्र हो गया। ठीक है, तो दोनों में से एक ही करना है, या तो ऊपर वाला नीचे वाला पत्र। इसी तरह से आपको यहाँ पर क्या लिखना है, लघु कथा। तो एक टॉपिक है आपके लिए, इस पर लघु कथा लिखनी है। आप रजत या राधिका हैं, अभ्यास के द्वारा ही ज्ञानार्जन प्राप्त किया जा सकता है, निरंतर अभ्यास ही सफलता का सूत्र है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप बुद्धिमान बन जाते हैं। तो इस पर छोटी सी स्टोरी आपको बनानी थी और आप इसमें, ताकि आपको पूरे 5 नंबर मिल जाए। इसी के साथ ही आप या तो ईमेल लिख सकते हैं। भोजन व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, परंतु शुद्ध खाद्य पदार्थों का मिलना बड़ा कठिन हो गया है। आजकल खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या बढ़ती जा रही है। भाई खाना पीना ज़रूरी है, हमारे लिए भोजन की आवश्यकता है, लेकिन भोजन में क्या हो गया, मिलावट हो गई है। मिलावट की समस्या का समाधान करने का सुझाव देते हुए एक अधिकारी को पत्र लिखिए। तो आपको किस अधिकारी को लिखना था, ईमेल, तो ईमेल का अलग ही फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आपको ईमेल भेजना था, चिट्ठी की तरह होता है। और ये बताइए कि भाई सामान में मिलावट आ रहा है, इससे क्या नुकसान हो रहा है, छोटा सा आप ईमेल। इसके साथ ही प्रश्न नंबर 17 देखो, नया वर्ष हमेशा परिवर्तन में प्रगति लेकर आता है। नए वर्ष को लेकर के आपकी क्या योजनाएं हैं। इस अवसर पर आप अपने मित्र के साथ संवाद लिखेंगे कि नया साल आने वाला है, तो नए साल में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम, बहुत सारी प्लानिंग होती है। तो आप संवाद, डायलॉग राइटिंग लिखेंगे अपने दोस्त के साथ, तो बहुत ही मज़ेदार है, ये हो सकता है। साथ में या तो आप सूचना लेखन, या तो आप संवाद लिखेंगे। संवाद आपको इजी नहीं लग रहा तो सूचना लिखेंगे, है ना, कोई इन्फॉर्मेशन यानी कि संदेश लेखन टाइप का है। तो ये आप सोसाइटी में रहने वाले लोग वहाँ के बनाए गए नियमों पर निर्भर करते हैं, आपस में मिलकर पर्व समारोह मनाते हैं। आदर्श सोसाइटी के अध्यक्ष होने के नाते आपको एक सूचना बनानी है। जैसे आप देखते होंगे जेठालाल, उसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, तो एक सूचना बोर्ड होता है उनके भी कंपाउंड में, जिसमें वो कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, सूचनाएं लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको भी 80 शब्दों में सूचना लिखनी थी। तो ये था आपके पास पेपर। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपको सबसे मुश्किल प्रश्न कौन सा लगा और आपके टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम की आईडी और व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इन फ्यूचर भी आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।